इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजीव कुमार। जो ना जानते हों उन तमाम लोगों के लिए बता दें कि बिहार के भीतर जो अलग अलग नदियां हैं उन पर इनका काम है। लगातार जेपी के दौर के आंदोलनकारी रहे हैं, उसके बाद लगातार बिहार की नदियों को ही अपना अधिकांश समय दिया। इस बीच बहुत तेजी से जो चीज़ें बदल रही हैं उसमें ग्राम्य जनजीवन भी बदल रहा है, शहर का भी जनजीवन बदल रहा है, मगर खास तौर से हमने उनको आमंत्रित किया है इस बीच कि ग्रामीण जीवन किस तरीके से बदल रहा है उस पर वो क्या देख पा रहे हैं अपने तरीके से। तो हम वो बातचीत आप लोगों तक पहुंचाएंगे उनके माध्यम से। माइक उनके हवाले। गांव में का समाज माना जाता था कि अपना समाज है, यहाँ कोई भी दुख क्या कहते हैं शेयर किया जा सकता है। लेकिन जो लोग मजदूर लौट रहे हैं उसका अपना समाज ही उसको तिरस्कृत कर रहा है। जैसे शहरों में या दूसरी जगह तो जो, क्योंकि दूसरी इसकी त्रासदी यह है कि अब रोज़गार नहीं है, तो जो दैनिक मजदूर हैं या जो दैनिक मजदूर काम से लौट के आ रहे हैं उनके पास पैसे नहीं हैं। भूख एक बड़ी बीमारी से मौत से ज़्यादा हमारे या उसके आसपास भूख की मौत भी हो रही है। तो भूख जो बढ़ रही है तो भूख का समाधान गांव के समाज में पहले किया जाता था। अब वो गांव का सामुदायिक सवाल नहीं रह गया है, क्योंकि लोग अब ये देख रहे हैं कि जो ये संक्रमण है ये पता नहीं कितने समय तक रहेगा। तो जो एक सामुदायिक भाव था कि अपने कोठी का अनाज निकाल कर दूसरे को की भूख मिटाते थे, उसमें लोग अब कंजूस हो गए हैं और वो सामुदायिकता नहीं दिखती है। तो इसलिए ग्रामीण जीवन में जो एक भाईचारा था वो भाईचारा खत्म होता दिखता है। जिससे ये खेती बाड़ी को किस तरीके से नुकसान होते देख रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक सवाल आ गया है सौरभ का कि उनका एक क्वेश्चन है कि आप लंबे समय से बिहार के पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व किए हैं, बिहार में माइग्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कब से इंक्रीज हुआ माइग्रेशन रेट बिहार में? कुछ आपके पास माइग्रेशन तो मैं मानता हूँ कि मैं चूँकि नदियों पर काम करता हूँ और मैं मानता हूँ कि बिहार में नदियों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, जो डेवलपमेंट का ट्रीटमेंट किया गया, वो सबसे बड़ा दोषी है माइग्रेशन के लिए। क्योंकि ये प्रो रिवर, ये पूरा डेवलपमेंट जो है एंटी रिवर है ना। तो जो बिहार का जो विकास कृषक समाज था वो नदियों के साथ जीता था और नदियों से वो संपन्न होता था, उसका संपन्न था खेती, उसकी समृद्धि नदियों से थी। और उन्हीं नदियों को तटबंधों में कैद कर दिया गया और तरह तरह से और तटबंधों में कैद करने के बाद दूसरी त्रासदियाँ, बाढ़, जल जमाव, क्या कहते हैं सूखा, इस तरह की समस्या पैदा हुई। तो जिससे यहाँ का कृषक समाज तबाह हो गया। और जब कृषक समाज, जब ये आप देखेंगे कि पलायन जो है 70s के दौर में शुरू हुआ और ये ठीक वही समय है जब यहाँ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स पूरे होने लगे थे बड़े लेवल पे। उससे पहले भी तो माइग्रेशन वो बहुत छोटा था। वो तो बल्कि बिहार में कहा जाए तो बिहार में दूसरे राज्यों से भी लोग आते थे। कोसी वोसी के इलाके में जो बाढ़ के बाद लैंडस्केप बदलता था तो उस लैंडस्केप को खेती लायक बनाने के लिए यहाँ संथाल भी आते थे। आज भी गाँव में आप जाएंगे, बहुत सारे गाँव में तो संथाल आपको मिलेंगे जो ज़मीन तोड़ने में मेहनती माने जाते थे और ज़मीन तोड़ते थे और वो खेती लायक उसको बनाते थे। तो माइग्रेशन हर साल यहाँ आके रहने लगे। अभी अब स्थायी निवासी हैं कई इलाकों में, पूर्णिया वगैरह के इलाके में, इवन कोसी के इलाके में स्थायी निवासी हैं। तो माइग्रेशन पूरे दुनिया, माइग्रेशन कोई नई चीज़ नहीं है। माइग्रेशन पहले भी होता था, तो वो ज़रूरत के हिसाब से होता था। अब ये जब ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, यहाँ की खेती की जो संपन्नता थी जब वो ख़त्म हो गई, वो जब रोज़गार देना बंद कर दी, उसने जब क्या कहते हैं कि लोगों की ज़रूरत पूरी में करने में अक्षम होने लगा, वो लोग माइग्रेशन यहाँ से यहाँ रोज़गार का प्लानिंग नहीं किया गया कि यहाँ के लोग जो लोग हैं वो कैसे जीवन यापन करेंगे। उसका एग्रीकल्चर भी जो था उसका भी गलत प्लानिंग किया गया। तो उसके कारण जो है सो लोग यहाँ अथी हुए
और जो सामाजिक बनावट थी यहाँ की, उसमें पहले से भेद जातीयता थी। तो जो फ्यूडल एग्रीकल्चर कल्चर था यहाँ, उसमें मजदूर श्रम को अप्रतिष्ठित माना गया था और श्रमिक को बहुत अप्रतिष्ठा के साथ देखा जाता था। नतीजा ये लोग जब बाहर गए तो पहले तो बिहार से माइग्रेशन खेती में ही शुरू हुआ, पंजाब गए लोग और वहाँ लोगों को अपनी खेती में ही जो अवसर मिला उसमें उनको वहाँ प्रतिष्ठा मिली, उनको सम्मान मिलता था, अच्छा वेतन मिलता था। और यहाँ पैसे में मजदूरी नहीं दी जाती थी, यहाँ काइन में मजदूरी दी जाती थी। तो इस तरह से कई फ्यूड काइन में मतलब अनाज वगैरह में दिया जाता जी, तो या ज़मीन में कुछ हिस्सेदारी दे दी जाती थी। तो उस तरह से जो विकास जिस तरह से मनी सेंटर्ड डेवलपमेंट हो रहा था, करेंसी सेंटर्ड डेवलपमेंट हो रहा था, उसमें ये लोग अपने को पिछड़ता हुआ देखने लगे। तो इनको ये देखे कि भाई बाहर जाने से जो मुझे स्वयं पैसा मिलता है और उस पैसे का हम चाहे जैसा उसमें उपयोग कर सकते हैं। काइन में अगर मड़ुआ मिला है तो मड़ुआ की रोटी खाएंगे ना, तो वो तो गेहूं की रोटी खा नहीं सकते हैं। तो इस तरह का जो एक ये था। तो इस बीच जैसे 1 महीना धीरे धीरे लॉकडाउन या कोरोना संक्रमण को तो धीरे धीरे 1.5 महीने होते हैं देश के लिहाज से ही, तो उसके बाद आप बदलते हुए कैसे दुनिया को देख रहे हैं, नदियों को कैसे बदलते देख रहे हैं? इस बीच जबकि ऐसा सुन रहे हैं हम कि नदियां अपने आप को साफ कर रही हैं, प्रकृति जिस हिसाब से अपने आप को सारी चीजें अदर स्पीसीज हैं वो रिक्लेम कर रहे हैं अपनी सारी जगहों को, सिर्फ मानव का जिस पर कब्जा था। मैंने शुरू में कहा कि जो डेवलपमेंट मोड है वो जो ग्लोबलाइजेशन का मॉडल है उसका ये फेल्योर है या उसकी ये त्रासदी है। तो ये क्या कहते हैं, पूरा का पूरा ये मैं मानता हूँ कि ये जो त्रासदी है ये अति औद्योगिक विकास की संस्कृति का ये है जनक है, उससे ये पैदा हुआ है। तो उसमें जो है सो नदियाँ आप देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ है तो उसमें पोल्यूशन कम डाला जा रहा है, पोल्यूशन कम आ रहा है। एयर पोल्यूशन सड़कों पर जिस तरह से जितने तरह का व्हीकल बिना सावधानी के चलाया जाता है, डीजल दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषक ईंधन माना जाता है और शायद दुनिया में अभी डीजल ही सबसे बड़ा ईंधन है। और वो जब पटना या दूसरे शहरों के वायुमंडल में जाता है तो यहाँ का आसमान साफ नहीं दिखता था। आज जब लॉकडाउन है तो आसमान साफ दिख रहा है। तो ये तो संक्रमण, तो ये जो कोरोना संक्रमण है ये तो बहुत तात्कालिक चीज़ है और ये एक लक्षण है। हाँ, जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट हमने स्वीकार किया हुआ दुनिया चल रही है, उसमें प्रकृति को और पृथ्वी को हमने का दोहन अनियंत्रित दोहन किया है। अभी तक दुनिया में माना यह जा रहा है कि पृथ्वी के 40% जो मिनरल्स हैं या गैस है या पानी है ये हमने निकाल लिया है। तो किसी भी आदमी के शरीर, इसको ऐसे समझें, किसी भी आदमी के शरीर का अगर 40% खून निकाल लेंगे तो वो कैसा निर्जीव प्राणी बनेगा। तो ये तो एक तत्कालिक लक्षण है। ये विकास का जो मॉडल हमने स्वीकार किया है उसका सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्लाइमेट चेंज है। तो ये तो कोरोना तो एक अवसर दे रहा है, लोगों को दिया है कि भाई तुम सावधान हो जाओ। अन्यथा तुम क्लाइमेट चेंज तो अवसर भी नहीं देगा। क्लाइमेट चेंज तो बस बदल देगा चीज़ों को। आप देखिए कि ये अप्रैल का महीना है और बारिश हो रही है। गेहूं के खेत में गेहूं अंकुर रहे हैं। तो ये एक अवसर दिया है कि आप समझ रहे हो और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अनुसार अपने को बदलो, अन्यथा तुम बर्बाद हो जाओगे।